इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस, ये क्या होता है? एक बार फिर क्वेश्चन दोहराएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक कन्वेंशनल मेथड है, यानी एक परंपरागत परिभाषित करने का तरीका है कि आप इस तरह सोचिए कि देयर इज ए चार्ज क्यू, और चार्ज मतलब समझते हैं ना कि बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, इसलिए जितना निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए हर बॉडी बाय नेचर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम किसी विधि से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या से बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो इस प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ एनर्जी, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स over number of protons is called charging. And after charging, the body becomes electrically active or capable of electrostatic interaction. तो ऐसा ही एक चार्ज है O पॉइंट O पर, और उस चार्ज की मात्रा Q कूलम है। तो इसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज पार्टिकल जब रखेंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स लगेगा, और फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा अगर अपोजिट नेचर का, या रिपल्सिव होगा रेडियली आउटवर्ड। ये जो अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स जहां तक इफेक्टिव होता है, उस रीजन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक ये तरीका भी है, इसे आप कन्वेंशनल तरीका यानी परंपरागत विधि मान सकते हैं, इसमें भी गलती नहीं है, ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज देयर इट्स इफेक्ट कैन बी परसेप्टेबल और मेजरेबल और डिटेक्टेबल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस। ठीक है, यहाँ पर सोर्स चार्ज इज द चार्ज सेंट्रिक और उसके सराउंडिंग में उसका फील्ड है। एक कॉन्सेप्ट ये। एक और कॉन्सेप्ट वो ये कि आप सोर्स चार्ज की चर्चा ही ना करें, न सोचें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फील्ड, बल्कि इस तरह सोचें कि किसी भी स्पेस में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, इट मे बी द टेस्ट चार्ज, तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स न केवल चार्ज के अमाउंट पर भी डिपेंड करता, पोजीशन पर भी डिपेंड करता, और हर रीजन में, इस रीजन में हर पॉइंट पर होता। तो ऐसे फील्ड स्पेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस कहते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस ड्यू टू विच ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, एंड द फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, एंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। उस रीजन को, उस गुण को, स्पेस की, उसकी कोई बाउंड्री या सीमा की चर्चा नहीं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। यानी इसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, यह गुण है किसका? स्पेस का। द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, स्पेस ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच ए चार्ज्ड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, यानी वो प्रॉपर्टी है उस स्पेस की, वेयर फोर्स भी किस तरह का कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। फोर्स कितना लगता है? तो ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल पर, चार्ज के अमाउंट पर। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा फोर्स रहेगा। पॉजिटिव चार्ज पर अगर राइट वार्ड फोर्स एक्ट करेगा, तो वहीं पर निगेटिव चार्ज होगा तो उस पर लेफ्ट वार्ड भी एक्ट करेगा। पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, इट वेरीज फ्रॉम, मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पर जो भी होगा फिक्स होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस इज द प्रॉपर्टी of the space due to which any charged particle experience force, where the force is proportional to amount of charge on the particle and also depends upon position and is function of position coordinates। तो ऐसे को, इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस बोलेंगे। अब इस फील्ड स्पेस में किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए, यानी ये तो तय हो गया कि फील्ड स्पेस क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस
due to which a particle may experience force or must experience force, and the force must be proportional to amount of charge, and force must be proportional to depend upon the position. अब आगे पता करना है कि किसी पॉइंट ए पर फील्ड है और दूसरे पॉइंट बी पर भी फील्ड है। फील्ड मतलब एक प्रॉपर्टी, फील्ड मतलब एक इफेक्ट। अब इफेक्ट की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो या कहाँ कम हो, हम किस तरह यूनिकली डिस्क्राइब कर सकेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फील्ड एट बी। इसके लिए दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। इनको आप फील्ड वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। जिस जैसे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ज्योमेट्रिकली यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए, तो पॉइंट ए इज नॉट द पॉइंट ए इज नॉट द पॉइंट बी, इट डिफर्स फ्रॉम बी, इट इज यूनिक, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट हो सकता है x2 y2 z2। उसी तरह किसी फील्ड स्पेस में पॉइंट ए इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट बी in the aspect of the effect of the field, the amount of the field, the nature of the field। उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, उनको फील्ड वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं फील्ड वेरिएबल्स। फील्ड वेरिएबल्स वो हैं जो तय करते हैं कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना प्रभावी है और किस प्रकार किसी दूसरे स्थान से अलग है। उसमें पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस ड्यू टू विच बॉडी चार्ज बॉडी will experience force, and the force is proportional to the charge, and force is function of the position, is called electric field space। and इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम यहाँ P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखे और इस पर फोर्स लगाया, तो Q कूलम पर F न्यूटन का फोर्स है, Q/2 पर F/2 न्यूटन का फोर्स है, Q/4 पर F/4 न्यूटन का फोर्स है। तो पता करना है कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स रहेगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। यानी कोई स्थान है, वहाँ प्रभाव क्षेत्र है, हम जगह तो हमें एहसास अलग होगा, आपको अलग महसूस होगा, किसी और को कुछ और। एक स्टैंडर्ड पर्सन को वहाँ भेजिए, उसके एक्सपीरियंस को उसकी प्रॉपर्टी ना मानकर उस स्थान का गुण मानेंगे। हमारा एक्सपीरियंस होगा और आप जो फील करेंगे किसी स्थान पर वो आपका होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड पर्सन जाएगा उससे जो गर्मी लगती है वो स्थान की गर्मी मानी जाए। उसी तरह से अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज रखने पर फोर्स अलग अलग होता, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स लगता और जिधर भी फोर्स लगता, उस फोर्स के अमाउंट को अलोंग विथ डायरेक्शन इंटेंसिटी कहते हैं। किसकी? intensity of the field at the point, intensity of the field at the point। यानी intensity is a vector quantity and may be defined as force experienced by unit positive charge or test charge। and it is intensity किसका? It is intensity of the field at the point, it is not intensity of the charge, neither intensity of the source charge, intensity of the field at the point। और हर फील्ड में बदलेगा और एक ही फील्ड में हर पॉइंट पर बदल सकता है। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनली इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो इस तरह डायमेंशनल फार्मूला तैयार करेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला तैयार करते समय एक बार एफ का डायमेंशन मैकेनिक्स में पढ़े थे, लेकिन क्यू क्या है, क्यू के बारे में क्या सोचते हैं? बचपन में हो सकता है आप सुने हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पूरी तरह करेक्ट नहीं। लेकिन उससे भी जब छोटे रहे होंगे तो सुने होंगे कि कंघी लाइए, बाल में सूखे बाल में रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, तो कंघी की ओर बाल नहीं टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो वही इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं कि जो रबिंग से फ्रिक्शन से एक में से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को एक चार्ज जो है क्यू, वो किस का कैसे डिफाइन करें? क्या चार्ज इफेक्ट ऑफ करंट है? तो चार्ज को डिफाइन करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट, यानी चार्ज जो होगा वह क्या होगा? तो इसको नया डेफिनेशन होगा टाइम इंटीग्रल ऑफ करंट, टाइम इंटीग्रल ऑफ करंट। आप बोलेंगे सर ये तो समझ ही में नहीं आया, इंटीग्रल का होता है। बाबा जी करंट बहे और कुछ देर तक बहता रहे, इट रिजल्ट्स इनटू अकुमुलेशन ऑफ चार्ज।
ठीक उसी तरह बरसात हो और कुछ देर तक होती रहे तो किसी भी स्थान पर पानी जमा हो जाता है, और दुकानदारी चले और चलती रहे तो धन जमा होता है, और बीमार पड़े और पड़े रह जाएं तो कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह अगर करंट फ्लो करे एंड इट परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट रिजल्ट्स इनटू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ द बॉडी कम्स इनटू मोशन एंड मोशन परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर वस्तु गति में आए और कुछ देर तक बना रहे, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसलिए चार्ज को डिफाइन किया जाता है आई डी टी, टाइम इंटीग्रल ऑफ करंट, इसको कूलम से डिनोट करते हैं। इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा आई का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम, इसलिए क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आई फॉर करंट एंड टाइम। अब इसको आप यहाँ रखिएगा तो डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी -2 और नीचे आई टी, ऊपर तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह E का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफाइंड एज ए फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। हम्म। तो हम लोग यहाँ से चले थे कि किसी स्पेस के किसी पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर उस फील्ड का इफेक्ट अमाउंट में और नेचर में किस तरह किसी दूसरे पॉइंट से डिफर करता है। तो उसी को बताने के लिए दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। उसमें से एक वेरिएबल है फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी स्थान पर रखिए, उस पर जितना बल लगेगा और जिधर बल लगेगा बल की उस मात्रा को, बल की उस दिशा को, उस स्थान पर उस प्रभाव क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं। यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस। किसी स्थान पर इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ऑन द पॉइंट व्हेन इट इज केप्ट। एक और तरीके से सोच सकते हैं कि अगर हम किसी चार्ज को फील्ड स्पेस में किसी स्थान पर रखते हैं तो रखने पर क्या होता है? तो जब वहाँ रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और अगर फोर्स को लगने दें तो आगे बढ़ेगा और वो रोक नहीं पाएंगे। तो उसको रोके रखने के लिए आपको जितना फोर्स लगाना पड़ता है उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। यानी फील्ड स्पेस में किसी स्थान पर हम चार्ज रखे और देखा कि इधर भाग रहा है, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी ऑफ द field at any point is equal to the amount of force that you have to exert to keep that particle or charge particle at rest against the field force. Yani amount of force needed to retain a location or position of the charge particle is called field intensity. किसी स्थान पर जाकर बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है पार्टिकल पर, चार्ज पार्टिकल पर, उस फोर्स से उस पॉइंट पर उस फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज विल नेवर एक्सपीरियंस when it is kept on the point. The direction and the magnitude of the force is the measure of the intensity of the field. इंटेंसिटी वेक्टर है, इंटेंसिटी का डायमेंशन मालूम हो गया, इंटेंसिटी का यूनिट मालूम हो गया। इंटेंसिटी ठीक उसी तरह जिस तरह ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम डिसाइड करते हैं, हम कहेंगे कि पॉइंट ए इज नॉट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट बी, तो बोलेंगे क्यों? बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक उसी तरह ए का फील्ड है E1 और यहाँ का फील्ड है E2, एंड दिस इज द डिफरेंस of the effect of the field at the point A and B in measurable terms. तो एक क्वांटिटी ये हो गई जो बताती है कि अगर वहाँ हम चार्ज रखें तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना? बनाए रखने के लिए, उसी फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। अब एक एस्पेक्ट और है कि अगर चार्ज पार्टिकल को वहाँ रखे नहीं, लाएं, लाना तो पड़ा होगा, लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो भी यूनिक है, उसी को हम पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। याद रहे पोटेंशियल चार्ज बॉडी का नहीं होता, पोटेंशियल फील्ड का होता, इंटेंसिटी फील्ड की होती उस पॉइंट पर। तो अब अगला टर्म देखना है इलेक्ट्रिक वेक्टर नहीं, स्केलर, फील्ड स्केलर या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगला पॉइंट जल्दी से हम उसी में जगह बनाते हैं, आप दोबारा लिखिएगा कॉपी पर।
ये फील्ड वेक्टर नहीं, फील्ड स्केलर, यहाँ पर सेकंड पॉइंट होगी। और ये पोटेंशियल, पोटेंशियल देखिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, ये समझ तभी पाएंगे जब आप एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिक्स चैप्टर में पोटेंशियल का आइडिया आपके पास हो। अगर उसका आइडिया नहीं है, पूरा ब्लैंक है, तो फिर छापो छापो है, बस जो बोल ली लिख लीजिए, भूल जाइए, ये तो सही नहीं है। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अभी इलेक्ट्रिसिटी में हो या ग्रेविटेशन में, कॉन्सेप्ट आइडिया एक ही है कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। किसी भी चार्ज, यहाँ पर आप कोई चार्ज रखें तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स बराबर ई क्यू के होता है, क्योंकि ई का डेफिनेशन ही था यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगे उसे इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ क्यू चार्ज है तो ई क्यू। ये जो फोर्स है, इस फोर्स के तहत पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम बॉडी को, यानी चार्ज बॉडी को ले जाते हैं, और इस ले जाने में वर्क होता है ए टू बी बराबर डब्लू। वर्क किसका? उस फोर्स का। वर्क तो हमेशा फोर्स का होता है, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगता है फील्ड की वजह से। और जब हम उसे वापस लाते हैं तो फिर वर्क होता है, और वो बी से ए आने में वर्क होता है माइनस डब्लू। और अगर इन दोनों वर्क को जोड़ देते हैं, ए टू बी का वर्क और बी टू ए का वर्क, और जोड़कर वो जीरो आता है, तो इससे साबित होता है कि ये जो फोर्स है, कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव है। और जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, तभी उस फोर्स के फील्ड का पोटेंशियल डिफाइन होता है, या पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है, या पोटेंशियल एनर्जी होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कोई पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो हम लोग साबित कर सकते हैं, और कर चुके होंगे अगर समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ को ओबे करता है, वो कंजर्वेटिव नेचर का है। इसलिए उस फोर्स के अधीन किसी भी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को ए से बी पर ले जाइए तो वर्क होगा, और बी से ए पर लाइए तो फिर वर्क होगा, और दोनों वर्क को जोड़ दीजिए तो ज़रूर जीरो होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एंड वंस ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फुल फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ को ओबे करता है कंजर्वेटिव है, तब हम उस स्पेस के हर एक पॉइंट के नाम से पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट या पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल की परिभाषा दे सकते हैं। अदरवाइज अगर फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, तो उसके नाम से कोई पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन इस तरह होगा, निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव क्यों नहीं, वो भी समझ में आएगा। तो निगेटिव वैल्यू किसका? निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन किसके कारण? ड्यू टू फील्ड फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स, ड्यू टू फील्ड फोर्स किस बात में? ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किस बात में? इन ब्रिंगिंग इट, इसे लाने में। कहाँ से? ब्रिंगिंग इट, कहाँ से? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट to the present point, from the reference point to the present point कहलाता है। रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है फील्ड फोर्स के कारण, उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को उस फील्ड का उस स्थान पर पोटेंशियल कहते हैं। बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, फील्ड का पोटेंशियल होता है, फील्ड का पोटेंशियल स्थान पर, पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। ये स्टेटमेंट हुआ, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू फील्ड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू प्रेजेंट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। किसका? फील्ड का। ऑफ फील्ड कहाँ पर? एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल हर पॉइंट का डिफर करेगा। पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इज द इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क ड्यू टू द फील्ड फोर्स that may have been done in bringing the test charge from reference to present location. रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के कारण जो वर्क होता है
उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को, वो जो वर्क होता है उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को उस स्पेस की या उस फील्ड की उस पॉइंट पर, याद रहे, उस फील्ड की उस पॉइंट पर क्या कहते हैं, in potential of the field at the point is called potential of the field at the point. Potential is a scalar quantity, याद रहे, and potential से हम पता क्या करते हैं, तो potential से हम पता करते हैं कि how much work is needed in bringing the charge particle to the point, और intensity से क्या पता करते हैं, how much force is needed in holding the charge particle at that point, यानी उस पॉइंट पर कितना बल लगाना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को बनाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, धरे रखने के लिए, ये इंटेंसिटी से मालूम होता है। और एक बार धरे रखने की बात तो तब न होगी जब हम उसको ला पाएंगे। तो हाउ मच वर्क इज नीडेड, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन टू दैट प्रेजेंट लोकेशन is measured with the help of a term called electrostatic field potential, that is numerically equal to negative value of work due to the field force that may have been done by the field force on the test charge. उम्मीद है आप समझे होंगे। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। और सब बात के ऊपर एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस क्या है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस which makes the body capable of experiencing force, अगर उस बॉडी पर चार्ज हो, और फोर्स इज मस्ट बी फंक्शन ऑफ पोजीशन, और साथ ही साथ फोर्स मस्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये फोर्स किस लॉ के अनुसार हो, तो कूलम्स लॉ। अब जो डेफिनेशन दिए उसके हिसाब से वर्क डन का परिभाषा याद कीजिए, मैकेनिक्स में आप सुने होंगे या पढ़े भी होंगे। तो वर्क डन का परिभाषा होता है एफ डॉट डी आर, और इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दाएं साइड भी डिवाइड करेंगे तो एफ बटा क्यू डॉट डी आर। अब आपको याद होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट, अभी अभी तो कुछ देर पहले बात हुई। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बराबर ई डॉट डी आर, सही है। अब ई क्या है, ई इज इंटेंसिटी किसकी, ऑफ द फील्ड, कहाँ पर, एट द पॉइंट, एंड डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसके आगे माइनस साइन डालना है क्योंकि डेफिनेशन है नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू फील्ड फोर्स इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस लोकेशन। रेफरेंस लोकेशन, ये रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में, समझें। इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम या इसका यूनिट होगा वोल्ट। एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पॉइंट तक लाने में जो फील्ड फोर्स के कारण वर्क होगा, उस वर्क के वैल्यू को विथ नेगेटिव साइन, याद रहे, उस फील्ड का उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहेंगे। और अगर एक कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क होता है तो पॉजिटिव वर्क, तो उस स्थान का पोटेंशियल -1 वोल्ट, और एक कूलम चार्ज को लाने में निगेटिव वर्क होता है तो उस स्थान का पोटेंशियल +1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू दैट प्रेजेंट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। उम्मीद है आप हमारी बात कुछ कुछ समझे होंगे। अब एक नया टर्म जो स्केलर टर्म रखिए, उसका यूनिट तय कर दिए जूल पर कूलम, या उसका यूनिट तय हो गया वोल्ट, तो डायमेंशनल फार्मूला भी तय कर लीजिए। तो ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पर याद कीजिए, इट इज वर्क, पोटेंशियल इज द वर्क, साथ में शर्त वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो फिर वर्क का डायमेंशन से निकालेंगे। तो पोटेंशियल V का डायमेंशनल फार्मूला तैयार करने के लिए हम लोग ये बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क। अब आप कहेंगे पॉजिटिव क्यों नहीं, तो पॉजिटिव का भी आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स में भी डिस्कस हुआ है लेकिन वो भूल जाइए पीछे का, तो फिर पढ़ेंगे, उम्मीद है। तो ये वर्क पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन तो वर्क का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन होगा m L2 T-2 और I का डायमेंशन ये अब आप समझ गए होंगे चार्ज क्या है। तो चार्ज इज रिजल्ट, रिजल्ट किस बात का, धारा का। धारा बहे, कुछ देर तक बहती रहे, इट रिजल्ट्स इनटू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज।
When current persists for a period of time, it always results into accumulation of charge. जब धारा बहे और कुछ देर तक बहती रहे तो परिणाम उसी तरह जैसे बरसात हो और कुछ देर तक होती रहे तो परिणाम होता है पानी का जमा हो जाना। इनकम हो कुछ दिन तक होता रहे तो परिणाम होता है धन का संग्रह होना। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ इनकम फॉर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पार्टिकल में मोशन हो और होता रहे, इट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन पोजीशन। उसी तरह करंट इज डिफाइंड एज चार्ज इज डिफाइंड एज करंट का टाइम इंटीग्रल डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोग दो टर्म डिफाइन किए, ई एंड वी। E1 V1 दूसरे स्थान पर, E2 V2 तीसरे स्थान पर, E3 V3। तो E and V together uniquely describe the presence of the electrostatic field at any point। ठीक उसी तरह जैसे X1 Y1 Z1 बताता है कि A B नहीं है, उसी तरह E1 V1 बताता है कि इस स्थान का फील्ड उस स्थान के फील्ड से अलग है। उम्मीद है आप समझते होंगे, उम्मीद ही तो कर सकते हैं। अब एक और टर्म बड़ा जरूरी है कि पोटेंशियल किसी भी रेफरेंस पॉइंट से इन्फिनिटी मानते हैं या जहां भी माने, वहां से ए तक लाने का वर्क है और वहीं से बी तक लाने का वर्क अलग है। तो फिर ए से बी तक जाने का वर्क क्या? तो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन। एक तीसरा टर्म जो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फील्ड वेरिएबल्स में, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है तो जल्दी से लिखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्पेलिंग भी चेक कर लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट हम भूल जाते हैं, अक्सर होता है हिसाब। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये यहाँ है ई, या एन इंटेंसिटी यानी फील्ड वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। तो देखिए ग्रेडियंट जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल स्पेस की प्रॉपर्टी है, याद रहे, पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन, विथ चेंज इन पोजीशन, इन पोजीशन स्थान के बदलने के साथ पोटेंशियल में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट DV/DR भी बोल सकते हैं और भी कुछ बोल सकते हैं, तो बोलिए। ठीक है, तो ये हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका एक्सप्रेशन जब लाएंगे तो पता चलेगा ये किसके बराबर होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन जो होगा ये कब लागू होगा, जब हमें पता है कि V इज फंक्शन ऑफ R, जब R के साथ फंक्शन है तब। अब DV का एक्सप्रेशन याद कीजिए, DV बराबर लिखे थे -EDR। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर अगर अप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा E बराबर -DV/DR। ये हो जाएगा -DV/DR। इस कंसेप्ट में एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जरा सोचना पड़ेगा। अभी जस्ट रुकिए, जस्ट इसको रुकिए, इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग डेफिनेशन देते हैं DV/DR के लिए। DV बराबर होता है -E.DR और A.B के फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ DR एंड कॉस थीटा। अब देखिए ये है DR का डायरेक्शन और ये है फील्ड का डायरेक्शन और ये है उनके बीच का एंगल, तो फिर इसको DV लिख सकते हैं -E cos थीटा गुना DR। अब E cos थीटा क्या हुआ, E तो वहां पर उस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड हुआ, इंटेंसिटी, और E cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ DR। DR की दिशा का कंपोनेंट हुआ। सो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं ER बराबर E cos थीटा बराबर -DV/DR। यानी ER क्या है, तो ER इज कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग DR, अलोंग DR। DR वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी दिशा में कंपोनेंट निकलता है। इस तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट से यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के फॉर्मूला से हम फील्ड कंपोनेंट को निकाल सकते हैं अगर पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ R और फंक्शन ऑफ पोजीशन। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में,
तो हम पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोटेंशियल फंक्शन यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड फील्ड वेक्टर कहाँ पर? इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ ऐड करते हैं जरा सा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 रेफरेंस लाइंस होती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 रेफरेंस पॉइंट होगा। हम 3 कंपोनेंट सोचेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। और इसको लिखेंगे कि पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ई एक्स इज माइनस डी वी डी एक्स, ई वाई इज माइनस डी वी डी वाई, या डी वाई डी वी ऑफ वाई जिसको आप बोले, एंड जेड कंपोनेंट डी डी एक्स डी डी जेड ऑफ वी। तो इस तरह 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसमें जो इधर है वही इधर होगा, यानी E is not the E resultant, rather EX is the component of E along DX। DX की जो दिशा होगी वही, DR की जो दिशा होगी वही उस डायरेक्शन के फील्ड कंपोनेंट को पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा। ये हुआ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बस इतनी सी बात याद रखिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज ऑफ पोजिशन एलोंग एनी डायरेक्शन। किसी भी दिशा में स्थान बदलता है तो पोटेंशियल चेंज करता है, और पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर के बदले अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग वेक्टर समय पढ़े हों तो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रेफरेंस पॉइंट होती है, ये रेडियल लाइन होता है, रेडियल लाइन एक रेफरेंस लाइन होता है, और इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल लाइन। इसको बोला जाएगा रेडियल लाइन। याद है? अच्छा याद है, चलिए ठीक है। और इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन या टेंजेंशियल लाइन, जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। रेडियल लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है आर एंड थीटा। थीटा यहाँ है और आर कहाँ है? तो ओ पी इक्वल टू आर है, और पी ओ एक्स इक्वल टू थीटा है, और एक्स इधर है। तो इस तरह पॉइंट पी पर वैल्यू कोऑर्डिनेट होता है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट आर और थीटा। आर का चेंज अगर रेडियली आउटवर्ड हुआ तो पॉजिटिव है, इनवर्ड हुआ तो नेगेटिव है, और थीटा का चेंज टेंजेंशियली एंटी क्लॉकवाइज हुआ लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव, और इधर की तरफ हुआ तो नेगेटिव। तो दोनों डायरेक्शन तय हो गया। अब रेडियल कंपोनेंट, तो रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डी डी आर ऑफ वी। आर का दिशा अगर पॉजिटिव आया तो आउटवर्डली, और थीटा में चेंज ला सकते हैं ऐसे, यहाँ डी थीटा चेंज आएगा और यहाँ पर डी एस डिस्प्लेसमेंट होगा। और याद रहे डी एस बराबर आर डी थीटा, आर्क से पता चलता है, इसलिए ट्रांसफर्स हो जाएगा माइनस डी वी डी एस, या माइनस 1/r डी वी डी थीटा। इस तरह हम लोग 2 वेरिएबल्स पढ़े। फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस ड्यू टू विच चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स, एंड फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। उसके बाद उस फील्ड स्पेस में किसी स्थान पर फील्ड की तीव्रता, उग्रता, प्रभाव को नापने के लिए 2 वेरिएबल डिफाइन किए। एक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वेक्टर, और दूसरा कहलाता था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या स्केलर। वो जो वेक्टर था वो डिफाइन होता था हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द चार्ज पार्टिकल, और जो स्केलर था वो डिफाइन था हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल। और दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट तय हुआ, ई का और वी का, और उनके बीच आपस में रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी रीजन में किसी चार्ज के कारण जो फील्ड होता है, इंटेंसिटी होती है और पोटेंशियल होता है, उसका वेरिएशन किस तरह होगा, हाउ द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल वेरीज इन रीजन। और हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रीजन की मैपिंग, एनालिसिस और वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो आज इतना ही, इसको फिर से रिवाइज कीजिए और ध्यान दीजिए।